विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी एक बेहद ही खास विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे तिलहन में आत्मनिर्भरता की और इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग तिलहनी फसलों की अगर हम बात करते हैं, मूंगफली की बात की जाए, सरसों की बात करें, सूरजमुखी की हम बात करें या सोयाबीन, अलग अलग हमारी जो तिलहनी फसलें हैं इनके ज़रिए हमें मिलता है खाद्य तेल और उसी में आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बाजार मांग को अगर देखा जाए तो अभी अंतर जो है वो कुछ ज़्यादा दिखता है, लेकिन लगातार जो हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के बलबूते हम देख पाते हैं जो हमारा उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा हमारे किसानों को कैसे मिलेगा और किस तरह की योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन से प्रमुख कारक होते हैं जिनका असर या जिनके प्रभाव से हम मान सकते हैं जो आत्मनिर्भरता है वो जल्दी से आ सकती है, इस बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विपुल कुमार श्रीवास्तव जी, आप उपायुक्त हैं तिलहन के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप दास जी। इसके साथ ही आपको बता दें सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं वहां के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर KH सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत वनस्पति तेल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक देश है। देश में हर साल तकरीबन 150 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया जाता है, जबकि घरेलू उत्पादन तकरीबन 70-80 लाख टन है। ऐसे में खाने के तेल के लिए हम मुख्य रूप से आयात पर निर्भर हैं। लेकिन सरकार तेल आयात पर निर्भरता को कम करने में लगी है। इसके लिए तिलहन का रकबा और पैदावार बढ़ाना भी जरूरी है। सरकार ने तिलहन और तेल को लेकर कुछ मिशन भी शुरू किए हैं। अगर राष्ट्रीय तिलहन मिशन की बात करें तो इसके तहत 4 सब मिशन का खाका बनाया गया है, जिसमें 4 मुख्य काम शामिल हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत से तेल का उत्पादन बढ़ाना। इसके अंतर्गत सोयाबीन, सरसों, तोरिया, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और राम तिल का उत्पादन बढ़ाने की योजना है। दूसरा, द्वितीयक स्रोत से तेल का उत्पादन बढ़ाना है, जिसमें ऐसी फसल जिसका उत्पादन मुख्य रूप से तेल के लिए नहीं किया जाता, बल्कि तेल उससे एक उपोत्पाद के रूप में मिलता है, जैसे कॉटन तेल, अलसी का तेल और राइस ब्रान तेल यानी चावल की भूसी का तेल। तीसरे सबमिशन में तिलहन उत्पादन क्षेत्र में प्रसंस्करण यूनिट लगाना है। जिन क्षेत्रों में तिलहनों का उत्पादन होता है वहां प्रसंस्करण इकाइयां लगाने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिल सके। इनके साथ ही उपभोक्ता में जागरूकता लाने का काम भी किया जाएगा। तेल को किफायती तरीके से इस्तेमाल करने और इसके फायदों के बारे में लोगों को बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दूसरी ओर अगर पाम ऑयल मिशन की बात करें तो ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। इस योजना के तहत साल 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने पर काम किया जाएगा। इस योजना से पाम ऑयल के किसानों को फायदा होगा, पूंजी निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा आयात पर निर्भरता कम होगी। वहीं सरसों की भी तिलहन में एक खास जगह है। किसानों का भी सरसों की खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। देश के अलग अलग राज्यों में खरीफ, रबी और जायद तीनों ही सीजन में अलग अलग तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। तिलहन के मुख्य फसलों में मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और अलसी की खेती की जाती है। उत्पादन और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए
तो देश में खाए जाने वाले तेल के रूप में इस्तेमाल होने वाली फसलों में मूंगफली, सोयाबीन और सरसों प्रमुख तिलहन फसलें हैं। तिलहन और तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की कोशिशें भी कामयाब हो रही हैं। भारत में तिलहन उत्पादन 2016-17 से निरंतर बढ़ता जा रहा है। 2015-16 से 2020-21 तक इसमें लगभग 43% की बढ़ोतरी हुई है। तो जाना आपने किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, और खासतौर से यहाँ डॉक्टर श्रीवास्तव अगर बात की जाती है, ना सिर्फ आत्मनिर्भरता जो हम देखते हैं फसलों में हमें नजर आने लगी है, बल्कि खाद्य तेल जो कि एक लगातार मांग चली आती है, और उस मांग को पूरा करने के लिए हम मान सकते हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं अब हर एक स्तर पर। आपका प्रश्न बहुत उचित है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय और कृषि कल्याण विभाग ये तिलहन के क्षेत्र में व्यापक कार्यक्रम कर रही है। जी, माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हम तिलहन में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ें। इसके लिए सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। जी, एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जी, ऑयल पाम के नाम से है, जिस पर सरकार ने जो है सो करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा का राशि आवंटित किया है। दूसरा कार्यक्रम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स, जिसको एनुअल क्रॉप्स कहते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में सरसों की खेती, जो साल भर में उनकी खेती पूरी हो जाती है, सरसों की, मूंगफली की, सोयाबीन की और छोटे छोटे अन्य जो फसल हैं, तिलहनी फसल हैं। जी बिल्कुल, यानी तेल इनके लिए भी सरकार ने जो है सो करीब 5,700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। तो इस तरीके से ये दोनों वर्टिकल जो हैं एनुअल क्रॉप्स के माध्यम से, वार्षिक फसलें जो हैं उनके माध्यम से, और बहुवार्षिक के जैसे पाम ऑयल है, कोकोनट है, इसके माध्यम से भी जो है सो तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करे, इसका लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। और अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि हम तेल में जो है सो खाद्य तेलों में हम विदेशों से आयातित तेल पर आधारित हैं। जी, तो जितना उत्पादन करते हैं उसका जो है सो खाने की जितनी आवश्यकता है उसका 40% ही केवल हम उत्पादन कर पाते हैं। शेष जो 60% करीब जो है हम आयात करते हैं। जी, और जो आयातित तेल है, इंपोर्टेड ऑयल है, उसमें जो है सो पाम ऑयल तेल का जो है सो कंट्रीब्यूशन जो है सो करीब 60% है। जी, यानी सबसे ज्यादा उसमें हमें नजर आता है। और उसी क्रम में जो है सो सोयाबीन एक दूसरा महत्वपूर्ण फसल खाद्य तेल है, जिसका आयात वो करीब 27-28% जो है पूरे इंपोर्टेड एडिबल ऑयल का शेयर है। और तीसरा अंश है वो सनफ्लावर का, जो करीब 15-16% अपना कंट्रीब्यूशन देता है। जी, तो हम अगर पहले पाम ऑयल की भी बात करते हैं तो वहाँ से यानी कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने ही देश में कैसे जो आत्मनिर्भरता है वो ला सकते हैं। जो अभी तक आयात किया जाता है खाद्य तेलों का, जो निर्भरता दूसरे देशों पर, अगर वहाँ पर किसी वजह से कोई संकट आ जाता है तो हमें हमारे देश में कोई भी घबराने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि लगातार जो उत्पादन है वो तिलहन फसलों का हमारे देश में बढ़ रहा है, और खाद्य तेल की जो मांग है उसको भी पूरा करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। संदीप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर बात की जाती है खासतौर से बाजार की, क्या स्थिति आप देखते हैं बाजार में, और कितना फायदा इसके जरिए हमारे जो खासतौर से तिलहन के किसान हैं उनको मिलते हैं? क्योंकि सरकार ने ना सिर्फ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें इजाफा किया, और इस बार तो हमने देखा कि उससे भी अधिक जो बाजार मूल्य है वो पहुंच रहा था, और किसानों को काफी फायदा मिला है। फायदा मिला है। 2 चीज हो रहा है कि किसान भी, बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसान भी जो इन्फॉर्मेशन जो है कि बाजार में ये होने वाला है। मैं अभी भरतपुर जाकर आ रहा हूँ, कई किसानों से मिला तो वो कह रहे थे कि वो थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक, क्योंकि होली के बाद से क्या होता है वो जो अराइवल शुरू हो जाता है। तो मस्टर्ड का क्रॉप ही इस बार बम्पर है, ज्यादा जैसे बताया कि ज्यादा एकरेज है। तो हमारा लिए जो मेजर चीज है, जो करीब 40-45% जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो 55% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो 45% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का भी करीब सबसे बड़ा जो शेयर है
वो मस्टर्ड ऑयल का जी। है। उसके बाद आता है सोयाबीन और जो जितना ग्राउंड नट वो ऑयल है। तो मस्टर्ड फार्मर को, और इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मस्टर्ड के साथ ये है कि ये ग्रो होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब उत्तर प्रदेश में। जो कंजम्पशन सेंटर्स है वो ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट है, तो वो ईस्टर्न जोन में बहुत प्रॉमिसिंग है। तो उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि एमएसपी तो एक बेंचमार्क है जी। बट अभी तो ऑयल सीड का जो डिमांड है उस हिसाब से एमएसपी का आसपास अभी तो 7,500 से ऊपर जाने वाला है मस्टर्ड। तो ये एक अच्छा सा सिग्नल देता है फार्मर्स को कि अगले साल भी ले। और ये चीज है, ये सब ग्रो होता है बेसिकली बहुत सारे रेनफेड जो बारिश के डिपेंडेंट एरिया में हो रहा है, तो वो भी एक अच्छा चीज है। प्रोसेसिंग प्लांट भी हमारे पास सुविधा है, और बट लगाने की जरूरत है और भी जो ईस्टर्न जोन में करने के लिए। वो सरकार काम कर रही है, मुझे पता लगा कि बहुत काम कर रही है इसको निकालने के, क्योंकि अगर 55% हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जो बाहर ग्लोबल में कुछ भी सिनेरियो होता है तो उसको इम्पैक्ट करता है। हालांकि सनफ्लावर हम लोग देखेंगे यूक्रेन और रशिया क्राइसिस आगे कैसे जाता है क्राइसिस, बट सनफ्लावर हमारे जमाने में 2 मिलियन टन होता था, जितना हम इंपोर्ट करते थे हम यही ग्रो करते थे सनफ्लावर जी। अभी वो मिनिस्क्यूल होता है, बहुत कम जगह होता है, तो उसको कैसे रिवाइव किया जाए सनफ्लावर को, क्योंकि और जहां तक पाम ऑयल का सवाल है वो एक लंबा प्रोसेस है, 4-5 साल लगेगा उसको अच्छा आने में। पाम ऑयल भी काफी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि पाम ऑयल का ऑयल कंटेंट सबसे ज्यादा होता है जी, सारे ऑयल में, तो इसीलिए ज्यादा पाम ऑयल ग्लोबली यूज होता है। तो ये आगे का फार्मर्स के लिए तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, और सरकार को भी काम करने की जरूरत है। और जो फार्मर्स इनकम बढ़ाने की तो ऑयल सीड सबसे बड़ा इनकम बढ़ सकते हैं। और पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन जो बात होता है तो ऑयल सीड सबसे बड़ा उभर के आने वाला है क्रॉप जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी फसल के रूप में हम देख सकते हैं जो हमारी तिलहनी फसलें हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ जो किसान हैं उनके लिए जो आमदनी का जरिया है वो अब इसके जरिए बढ़ सकता है। साथ ही जब बम्पर पैदावार की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता जो है उसका रास्ता अब हमें और ज़्यादा प्रशस्त होता नजर आता है, जिसके जरिए और भी जो लाभ है वो हमें मिल सकता है। क्योंकि जब हम आयात करते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव तो कहीं ना कहीं हमारी जो मुद्रा है उसका नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब ये अलग अलग कारक हैं जिनके चलते फ़ायदा जो है हर एक स्तर पर हम देख सकते हैं। आपने सही प्रश्न पूछा है। अभी संजय जी का भी जो बाजार के संबंध संजीव जी के ने बतलाया बाजार से संबंधित, तो उसमें 2-3 बातों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। एक ऑयल पाम के बारे में बतलाया है जी। ऑयल पाम की जो एक बहुत बड़ी योजना लाई गई है जिसमें तेलहन में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसके लिए जो है सो अभी वर्तमान में जो है 3.5 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम की खेती होती है, और नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर हम इसको 10 लाख हेक्टेयर में ले जाने के लिए वित्तीय प्रावधान कर रखा है जी। उसका परिणाम क्या होगा कि अभी 0.28 लाख जो है सो पाम ऑयल का उत्पादन होता है, जो ठीक 2025-26 में जो ही मेरा ये 5 साल का जो ये कार्यक्रम है पूरा होता है, वहाँ पर एक करीब 11 लाख टन जो है सो उत्पादन होने लगेगा जी। सीधा असर यानी हम देख सकेंगे उत्पादन पर। ये पाम ऑयल के बारे में जो उसकी लंबी फसल है, ये चौथे साल से FFB उसके बोलते हैं, फ्रेश फ्रूट बंच, उससे तेल निकाला जाता है। तो ये चौथे साल से बियरिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि 4 वर्षों तक किसान की आमदनी को आहत न हो, इसलिए उसके मेंटेनेंस के लिए, इंटरक्रॉपिंग के लिए भी इसमें अनुदान का प्रावधान है। तो किसान का आय जो है सो प्रारंभ के 4 वर्षों में समान बना रहे, उसका आय पर कोई प्रभाव न पड़े, तो उसकी भी व्यवस्था इसके अंदर रखी गई है। नंबर 1। नंबर 2, सरसों के बारे में अभी संजीव जी ने चर्चा किया। सरसों का उत्पादन पर सरकार ने एक बहुआयामी कार्यक्रम चला रखा है, जिसमें ये प्रावधान है कि वही केवल नई प्रजातियों का सीड जो है सो वितरण किया जाए, और वो बीज की उत्पादन क्षमता जो है सो प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल से कम ना हो जी। इसका परिणाम जो है सो अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो 2019-20 में जो है सो आपका 91 लाख जो है सो करीब टन सरसों का उत्पादन होता था जी। नेक्स्ट ईयर जब देखेंगे 2020-21 में तो ये ठीक 11 लाख टन बढ़ गया। ये सरकार का इतना अच्छा प्रयास था कि किसानों को मुफ्त में जो है सो उत्तम कोटि का बीज जिसका वितरण किया गया, नंबर 1। और पुनः उस क्रम को जारी रखते हुए इस वर्ष भी जो है सो करीब 9 लाख से ज़्यादा
मिनी किट जो है सो किसानों के बीच में मुफ्त वितरण किया गया है। यानी हम सीढ़ी दर सीढ़ी देख सकते हैं, ना सिर्फ जो उन्नत किस्म का बीज है वो किसानों के बीच देखिए निःशुल्क जो है पहुंचाया गया और उसके परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जो हमारा उत्पादन है उसमें इजाफा हो रहा है और उत्पादन हमारा बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर जो खाद्य तेल की मात्रा है वो भी बढ़ सकेगी। यानी जिसमें लगातार जो स्थिति रहती है कि हमें आयात करना पड़ता है, उस स्थिति से हम निकलकर बाहर आ सकेंगे। धीरे धीरे जो स्थिति है वो कम हो पाएगी। और खासतौर से संदीप जी, अगर देखा जाए किसानों के लिए तो फायदा है ही, क्योंकि बाजार अगर अच्छा जा रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं अगर किसी वजह से जो आयात है वो नहीं हो पा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति बनी हुई है, खासतौर से रशिया यूक्रेन की अगर भी हम बात करते हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो शायद जो उपभोक्ता है उसके नजरिए से महत्वपूर्ण, क्योंकि उत्पादन हम ज्यादा ले रहे हैं तो शायद वो स्थिति उनके सामने नहीं आएगी महंगाई वाली। देखिए, ग्लोबल जो प्राइस है, बेसिकली पाम ऑयल सबसे बड़ा कंजम्पशन होता है वर्ल्ड वाइड, तो वो प्राइस भी डिफरेंस करता है। क्योंकि अभी क्या होता है, जब डिमांड बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो सप्लायर है वो भी थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव हो जाता है एसेंशियली, क्योंकि अगर इतना बड़ा 2 मिलियन टन अगर नहीं आ पा रहे सनफ्लावर, तो इसलिए पाम ऑयल वाला भी प्राइस अभी तो, बट वो अभी पाम ऑयल प्राइस भी काफी हाई है जो लास्ट एवरेज के ऊपर से। और भारत के सरकार ने उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम कर दिया, मतलब हार्डली एन इंपोर्ट ड्यूटी, उसके लिए भी काम किया। बट फैक्ट इज दैट जो पाम ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं वो ये देखने की जरूरत है कि 2 डिकेड्स में हम लोग पाम ऑयल में कोई मैं समझता हूँ ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, 13,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है पाम ऑयल में, बट इतना साल भी हम बहुत इन्वेस्टमेंट किए, उसका इतना नतीजा नहीं निकल पाए, क्योंकि पाम ऑयल एक इतना इजी क्रॉप नहीं है उसको ग्रो करना, उसका टाइम 4-5 साल लगता है और एनवायरमेंटल क्लियरेंस है। मैं खुद देखा हूँ मलेशिया में जाके दो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो बट क्योंकि पाम ऑयल सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट है, उसका सबसे मतलब प्राइस वाइज सबसे चीपेस्ट होता है, तो इसका इंपोर्ट बढ़ा है। किसी दौरान हम लोग सेल्फ सब्सिडी हुआ करते थे, 15-20 साल पहले हम लोग एडिबल ऑयल में सेल्फ सब्सिडी हुआ करते थे, बट भारत का भी चांस है पाम ऑयल बढ़ाने का और डोमेस्टिक ऑयल को प्रमोट करने की जरूरत है प्रोसेसिंग के थ्रू, क्योंकि फार्मर्स को इंसेंटिव चाहिए। सोयाबीन इस बार जैसे हुआ है, काफी सारे फार्मर्स ने सोयाबीन ज्यादा ग्रो किया इस बार, तो उसका भी क्योंकि उसका सोयाबीन का भी अच्छा फसल है, तो ऑयल सीड्स के ऊपर एक मैसिव काम करने की जरूरत है। और फार्मर्स के लिए अभी तो जो फसल सबसे ज्यादा देगा वही करेगा, क्योंकि एडिबल ऑयल एक बहुत सेंसिटिव आइटम है, एक ऐसा है कि जो इधर कंजम्पशन राइजिंग जी, जैसा आपने कहा कि सही तौर पर लगातार जो किसान थे, जी बिल्कुल संदीप जी, जैसा आपने कहा जो किसान थे उन्होंने अपनी जो मेहनत है उस मेहनत के बलबूते हम कह सकते हैं उन्होंने उत्पादन में इजाफा किया। और उसके बाद जब बात आती है कि हम जो तेल की मात्रा उसको कैसे बढ़ाएं, जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं डॉक्टर श्रीवास्तव, उनमें भी इजाफा हम देख पा रहे हैं। और खासतौर से एग्री स्टार्टअप की हम बात करते हैं आज के समय में, तो अलग अलग स्तर पर या खासतौर से जो युवा हैं वो भी इसमें रुचि ले रहे हैं कि अगर प्रसंस्करण किया जा रहा है तेल का तो उसके जरिए उन्हें भी फायदा हो रहा है, जो किसान है उसको भी अब शायद लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता। हाँ, इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और किसान भाइयों को भी इस बात की सूचना देना चाहता हूं जी कि सरकार की जो योजना है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है। उसमें जो है सो केवल उत्पादन पर ही हम जोर नहीं देते हैं जी, हम उत्पादन के बाद भी उसके स्टोरेज के लिए और क्रशिंग के लिए ऑयल में जो है सो डायरेक्ट कंजम्पशन जितना होता है, कुछ ऑयल सीड्स ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट कंजम्पशन है जी, सरसों का है, मूंगफली का है, सोयाबीन का भी है और बहुत सारे क्षेत्रों में उसका उपयोग होता है जी। तो हम केवल जो है सो उत्पादन तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में भी, उसके स्टोरेज के बारे में और उसको क्रश करने के लिए मिनी ऑयल मशीन्स का भी प्रोविजन इस योजना के रहा। हम पुरानी अब अपनी पिछले वार्ता के क्रम में मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि गत वर्ष जब हम 11 लाख की बढ़ोतरी किए थे सरसों में, तो इस वर्ष पुनः जो है सो करीब 102 लाख टन से बढ़ करके 115 लाख टन की संभावना है। ये जो है सो अभी का एस्टिमेट्स जो सेकेंडरी एस्टिमेट्स बोलते हैं, हर स्टेज पर जो है सो भारत सरकार पिछले साल जो 11% बढ़ा था, इस बार हम मान सकते हैं कि 12 से 15% 12 से 15 लाख टन जो है सो सरसों का अकेले उत्पादन बढ़ेगा। सोयाबीन के बारे में संजीव जी ने बतलाया, सोयाबीन जो है सो पूरे देश के अंदर करीब 120 लाख हेक्टेयर में पूरे देश में होता है। उसमें जो है सो 80 से 90% एरिया केवल जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है जी। और ये दोनों राज्य अग्रणी राज्य हैं और इसमें सोयाबीन का उत्पादन भी जो है
विगत 2 वर्षों में बारिश के कारण और तापमान के कारण और अन्य क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण उत्पादन थोड़ा सा आहत हुआ था, लेकिन इस वर्ष जो है सो ये अच्छी फसल आई है और ये हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी का विषय है। तो हम सोयाबीन में जो है सो 120 लाख हेक्टेयर में करीब 125 लाख टन जो है सो सोयाबीन का उत्पादन करते हैं जी। अब एक अन्य है कि अभी जो वर्तमान में क्राइसिस चल रहा है, जो रूस और यूक्रेन है, इसमें यहाँ से हम केवल सनफ्लावर मंगवाते हैं। सनफ्लावर एडिबल ऑयल का केवल वहाँ से इंपोर्ट होता है और उसका दो पहलू मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उसका प्रभाव हमारे मार्केट पर नहीं होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में मार्केट जो है सो रेपसीड से सैचुरेट कर जाएगा, नंबर 1। दूसरा बात 15% से 15-16% ही उनका शेयर है सनफ्लावर का, और केवल जो है सो रशिया और यूक्रेन ही केवल सनफ्लावर का नहीं करता है, उसके अलावा तमाम ऐसे देश हैं जहां से हम उस क्वांटिटी को आयात कर सकते हैं। तो अभी इमीडिएट जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए मेरा सरसों का जो फसल है, उत्पादन है, वो स्वयं जो है सो अकेला जो है सो उसको एड्रेस कर सकता है। यानी हमारी देश की जो सरसों है वो अकेली उसको हम काफी मान सकते हैं अगर इस तरह की, क्योंकि जो बाजार है उसमें हलचलें इस तरह की नजर आ जाती हैं, लगता है कि शायद हमारे ही देश में इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और अगर किसी कारणवश डॉक्टर श्रीवास्तव ऐसी स्थिति आती हुई है तो जैसा आपने कहा कि और भी विकल्प हैं हमारे पास, अगर हमें आयात की स्थिति करनी पड़ती है तो और भी देश हैं जहां से हम आयात कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि प्रारंभिक जो अभी 3 महीने 4 महीने तक जो पूरा मार्केट जो है सो सरसों के बीज से भरा रहेगा, उसके बाद अगर कोई इशू आता है, उस इशूज को ध्यान में रख करके एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो खाद्य मंत्रालय है वो मंत्रालय इस पर गहन अध्ययन कर रही है और आवश्यकता के अनुसार उस पर कार्रवाई भारत सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। और आवश्यकता अनुसार जो है सो जो 15-16% जो सनफ्लावर का कंट्रीब्यूशन है वो जो है सो थोड़ा हम लोग जो है सो इंपोर्ट करके दूसरे देश से मंगवा लेंगे जो सनफ्लावर का खेती करते हैं, बहुतायत खेती होती है। और सनफ्लावर के बारे में एक चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सनफ्लावर एक ऐसी फसल है जो राउंड द ईयर होती है, खरीफ में, रबी में और समर में भी। तो अभी रबी का फसल चल रहा है और समर में इसका उत्पादन जो है सो कंट्रीब्यूशन कमोबेश रबी और समर में ज्यादा है, जो भारत में थोड़ा सा भी उत्पादन होता है। तो वो आपको जो है सो समर के नेक्स्ट जब थोड़ी सी सरसों की फसल की कमी आएगी मार्केट में, तो तब तक जो है तो थोड़ा सा सोयाबीन और सरकार की तरफ से उस तरफ भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि उसका जो रकबा है उसको भी बढ़ाया जा सके, जिससे उत्पादन जो है वो और ज्यादा हो और हमारी जो लगातार मांग निकल कर आती है उस मांग को हम अपने ही देश में पूरा कर सकें। अभी जो अंतर है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोशिश देखिए लगातार की जा रही है और आने वाले समय में किस तरीके से तिलहन में जो आत्मनिर्भरता है वो और रंग ला सकती है, इस बारे में आपके सामने और भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हम यहाँ पेश करेंगे, आपको और जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं तिलहन में आत्मनिर्भरता की। तो इसके लिए ना सिर्फ आपने जाना अलग अलग कारक हैं, किस तरीके से जो बाजार है वहाँ पर किसान को एक सहारा मिल जाता है, उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन जो उत्पादन सबसे एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारे जो खासतौर से सरसों अनुसंधान निदेशालय है वहाँ से पुरजोर कोशिश की जाती हैं, उन्नत किस्में जो हैं लगातार विकसित की जाती हैं और किस तरीके से जो स्थिति है उसमें हम बदलाव देख पा रहे हैं। इस बारे में आइए और जानकारी लेते हैं डॉक्टर के सिंह जी से, जो हमारे साथ भरतपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का बदलाव हम देख पा रहे हैं खासतौर से सरसों की खेती में और जो हमारे तिलहन क्षेत्र है उसमें। इनफैक्ट अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड आज जितनी भी एनुअल ऑयल सीड क्रॉप्स हैं हमारे देश में, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे हमारे यहाँ लगभग हम 10 मिलियन टन टोटल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं एनुअल ऑयल सीड्स में, तो इसमें 1/3 जो है वो सरसों से ही आ रहा है। अब सरसों का जो इस बार सब अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 88 लाख हेक्टेयर एरिया में इसकी बुवाई हुई है जी, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी लगभग 115 मिलियन टन के आसपास, लाख टन के आसपास होने की संभावना है। तो इस तरीके से आने वाले समय में ये सबसे महत्वपूर्ण फसल जिसका तेल में सर्वाधिक उत्पादन रहेगा वो होने जा रही है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि हमने कई जो हमारे रिसर्च के परिणाम स्वरूप बहुत सारी वेराइटीज भी आई हैं और हमने हाइब्रिड्स में भी अच्छा काम किया है। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी भी, यील्ड भी बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ रहा है। कुछ भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं कि एक तो प्राइस अच्छा इनसे और हुआ है जी, साथ ही साथ जो ब्लेंडिंग को बैन किया गया है, तो इससे काफी किसानों ने इस बार इसको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में उगाया है जी। साथ ही साथ जैसा अभी बता भी रहे थे पहले चर्चा में कि जो कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स थी, जैसे गेहूं की फसल है, आलू की फसल है जी, उनमें लागत मूल्य बहुत ज्यादा है और वहाँ पानी की बहुत आवश्यकता रहती है जी। तो तुलनात्मक रूप से जो सरसों है वो बहुत अच्छी फसल है जो कम पानी में हो जाती है, लागत बहुत कम लगती है और लाभ जो है वो ज्यादा है। तो यदि मूल्य अच्छे बने रहेंगे तो निश्चित रूप से सरसों एक बहुत ही प्रोमिसिंग क्रॉप के रूप में उभर रही है और आने वाले समय में हम 1/3 जो टोटल उत्पादन देश में एडिबल ऑयल्स का हो रहा है उसमें 1/3 मस्टर्ड से आने की संभावना है। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, और खासतौर से जैसे आपने कहा कि कोशिश लगातार की जा रही है, ना सिर्फ जो उन्नत किस्म का बीज है वो किसानों के बीच वितरित भी किया गया और उसके परिणाम हम देख पा रहे हैं, जो किस तरीके से जो उपज है वो अधिक अनुमानित है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कोशिशें भी रही हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे किसानों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, ना सिर्फ MSP के जरिए बल्कि जो निःशुल्क बीज वितरण किया गया, अच्छी जो किस्में हैं वो लगातार किसानों के बीच पहुँचाई गई, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ता है तो किसान को भी खुशी होती है क्योंकि उसके जरिए उसका मुनाफा बढ़ सकेगा। जी, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम ब्लेंडिंग को बैन करके रखेंगे, यानी तेल में जो अभी हम पाम ऑयल या दूसरे तेल मिला करके बेचने की जो अनुमति दे रखी थी, तो उससे इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। मूल्य मार्केट में ही MSP अच्छी सरकार ने मूल्य निर्धारित कर दिए हैं, जिसके बावजूद मार्केट में उससे भी ज्यादा मूल्य पर आज सरसों की मांग है। तो इन कारणों से सरसों की जो किसानों की रुचि है वो इस फसल में बढ़ी है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में हम नंबर 1 निर्धारक रहेंगे इसमें, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टोटल एडिबल ऑयल सीड्स में। साथ ही साथ मस्टर्ड में एक और अच्छी बात है कि इसके जो तेल की गुणवत्ता है जी, उसमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। लेकिन डॉक्टर सिंह, जैसा आपने कहा कि जो किसान हैं उनकी रुचि तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ जब प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, किसानों को पहले जानकारी नहीं होती थी, ब्लेंडिंग का आप लगातार यहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो क्या संस्थान द्वारा ये कोशिश भी की जाती है या लगातार इस तरीके से जो प्रदर्शनी है वो उनको किसानों को बताया भी जाता है कि कैसे आप प्रसंस्करण इकाई पर जाएं और कैसे जो गुणवत्ता युक्त तेल है वो आपको प्राप्त हो सकता है? हाँ, जहाँ भी हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम करते रहते हैं और उसमें जानकारी देते रहते हैं कि जो किसान भाई सीधे गुणवत्ता युक्त तेल जो है उसका उत्पादन करना चाहते हैं या इस तरीके की खली का उत्पादन करना चाहते हैं तो उनका बीज उपलब्ध कराया जा सकता है और उसमें उनको केवल यही सुनिश्चित करना है कि उसका एक अलग मार्केट बन जाए जिससे वो उसे वहां बेच सके। और साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारी अच्छी बातें ये हैं मस्टर्ड के ऑयल में कि आपको बहुत कम पानी की आवश्यकता है। अगर पानी में थोड़ा, जैसे बहुत सारी जगहों पर
क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छा नहीं है, सैलाइन वाटर है जी। तो ये क्रॉप बहुत सहनशील है उसके लिए भी। जहाँ दूसरी फसलें बिल्कुल नहीं हो सकती, वहां भी सरसों अच्छी पैदावार इन परिस्थितियों में देती है। बिल्कुल डॉक्टर तो सिंह, और इन इसके सब साथ साथ कारणों से सरसों के अलावा भी जो हमारी दूसरी तिलहनी फसलें हैं, अगर उनकी बात की जाए, क्योंकि एक कोशिश ये भी रही कि सरसों तो अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है, अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका में आ रही है, लेकिन जो दूसरी हमारी तिलहनी फसलें हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए, उनके जरिए भी जो खाद्य तेल की मांग एक निकल कर आती है उसको हम बढ़ा सकें। जी हाँ, देखिए भारत सरकार का निरंतर प्रयास है कि जैसे जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, पेरेनियल क्रॉप्स हैं, ट्री क्रॉप्स हैं, पाम ऑयल का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है पहले से ही, तो अभी तो हम इंपोर्ट करते रहे, लेकिन अब जो योजनाएं चल रही हैं कि हम अपने यहाँ ही पाम ऑयल की खेती करवाना चाहते हैं जी। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी योजनाएं इस तरीके की चलाई जा रही हैं, जिससे कि आने वाले समय में जब ये प्लांटेशन का काम पूरा हो जाएगा तो हमें वहीं से इसका तेल मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य दूसरी फसलें हैं, जैसे अभी तक लोग जानते नहीं है कि राइस ब्रान ऑयल और कॉटन सीड से जो हमें ऑयल मिलता है जी। इनका भी कंट्रीब्यूशन अब बहुत बढ़ता जा रहा है जी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आने वाले समय में जो डोमेस्टिक ऑयल की अवेलेबिलिटी है उसमें राइस ब्रान ऑयल भी और कॉटन का भी। इसके अलावा जैसे पहले बता भी रहे थे कि ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड ये तो पहले से ही प्रमुख फसलें रही हैं जी। कॉटन और राइस ब्रान का भी अच्छा योगदान मिलने लगा है। सूरजमुखी का यदि क्षेत्रफल एक बार फिर से बढ़ जाता है तो सूरजमुखी भी एक अच्छी प्रोमिसिंग फसल है। जी, काफ़ी फ़ायदा मान सकते हैं सूरजमुखी की फसल जो है उसके ज़रिए भी मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार में आशंका यही बनी रही कि रशिया यूक्रेन का जो जिस तरीके से अभी स्थिति चल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में भी जो स्थिति है, जो बाजार है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, जो इजाफा इसमें हुआ है और उसके ज़रिए जो हमारा खाद्य तेल है उसमें इजाफा होगा, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर केत सिंह मान सकते हैं कि कोई ऐसी गंभीर स्थिति जो है वो हमारे देश के बाजार में नज़र नहीं आएगी। हाँ नहीं, ऐसी कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं हो रही है क्योंकि हमारा उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है जी। इस वर्ष हमारा जो अनुमान है लगभग 37 मिलियन टन ऑयल सीड का हमने अनुमान लगा रखा है इस बार होगा, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है जी। तो हर वर्ष, और हमने जो प्रोजेक्शन किए हैं 25-26 तक के, तो हम ये मानते हैं कि हमारे जो इंपोर्ट पर निर्भरता है जी, वो जो अभी लगभग 55% के आसपास है, वो घट करके हम 25-26 में 40% तक ले आए। जी बिल्कुल, और खास तौर से हम देख भी सकते हैं 2015-16 से लेकर अगर 2020 और 21 के प्रतिशत हम देखें तो करीब 40% से अधिक, करीब 42 से 43% तक अधिक हमने देखा है किस तरीके से उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। और इसका सीधा फायदा हम दोनों स्तर पर देख सकते हैं डॉक्टर सिंह, ना सिर्फ किसान को भी बल्कि उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिलता है। हाँ निश्चित रूप से, जैसे देखिए सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि जो पाम ऑयल था उसके मुकाबले तुलनात्मक रूप से जो हमारे ये अपने खाद्य तेल हैं, चाहे वो मूंगफली हो, सूरजमुखी हो, सरसों हो, इवन सोयाबीन है, तिल है, तो ये गुणवत्ता में बहुत अच्छे हैं जी। तो कहीं ना कहीं उन जो हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे उसकी बजाय अगर हम अपना ही ऑयल ये उपलब्ध करा रहे हैं तो कंज्यूमर भी बहुत फायदे में है जी। तो गुणवत्ता की दृष्टि से निश्चित रूप से कंज्यूमर को भी फायदा है, किसानों को तो है ही जी। और यदि देश आत्मनिर्भर होता है तो इससे सभी का लाभ है जी। बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर सिंह और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, तेल की जो गुणवत्ता की अगर खास तौर से हम बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो अब किसान है वो इस बारे में भी जागरूक हो चला है? ना सिर्फ बेहतर भाव की जानकारी तो है किसान को, लेकिन कैसे गुणवत्ता युक्त तेल जो है वो उसको मिल पाएगा और उसका क्या महत्व है, ये अब किसान जान चुका है। काफी प्रोग्राम इस तरीके के चल रहे हैं और बहुत पिछले कम से कम 20 वर्षों से ऐसे अनुसंधान हुए हैं जिसमें तेल की गुणवत्ता पर भी काम किया गया है। इस तरीके की किस्मों का नया विकास हुआ है जिनकी गुणवत्ता निश्चित रूप से अच्छी है जी। सरसों की खली में भी बहुत सारा काम हुआ है और अच्छी खली की अनेक किस्में निकल चुकी हैं। तो ये बातचीतें किसानों के पास पहुंच रही हैं। कई प्राइवेट सेक्टर के साथ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसी योजनाएं बनी हैं जी। कि वो इनका उत्पादन कराएं, तो ये कंज्यूमर के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, हेल्थ ऑफ व्यू से। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इसका जो महत्व है क्वालिटी का और बढ़ता चला जाए।
बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर आने वाले समय में जो उसका महत्व है वो और ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसके ज़रिए ही लगातार जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो सार्थक होगी और साथ ही हमारे जो किसान है, जो अन्नदाता है, उनका जो मुनाफा है, आमदनी है, उसमें भी इजाफा हो सकेगा। फिलहाल विचार विमर्श में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे किस तरीके से बाजार की स्थिति बनी हुई है और खासतौर से जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, ना सिर्फ खाद्य तेल बल्कि इसके अलावा और किस तरह के जो उत्पाद हैं उनके जरिए भी हमारे किसानों को मुनाफा दे रही है। सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से ना सिर्फ उत्पादन बल्कि इसके साथ साथ प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण की भी अगर बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कारक ये हो जाते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से जो मांग है खाद्य तेलों की उसकी भरपाई की जा रही है। अभी मांग और आपूर्ति के अगर बीच का अंतर हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन कोशिशें उसके लिए की जा रही हैं। और सबसे पहले देखिए जो किसान को फ़ायदा होता है, तभी हम मान सकते हैं कि किसी भी फसल की खेती के लिए अगर प्रोत्साहित किया जा रहा है किसानों को, सरकार की तरफ से पहले एमएसपी में इजाफा किया गया और उसका नतीजा हमने देखा जो बम्पर पैदावार हुई है और उसके साथ साथ किसान को लाभ मिला। जो बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं वहां पर काफी अच्छी स्थिति रही है। इस बारे में डॉक्टर श्रीवास्तव क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि सरसों के प्रोत्साहन के लिए सरकार का जो प्रयास है जी, उसमें निजी सहभागिता को भी हम आमंत्रित करते हैं जी। इस वर्ष सरकार ने एक विशेष योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर्स के जो हाइब्रिड सीड थे जिनका उत्पादन करीब 30 क्विंटल से ज़्यादा होता है जी, उस बीज को भी पायलट प्रोग्राम के रूप में सरकार ने चलाया है जी। और इसका परिणाम अभी जो किसानों से जो फीडबैक मिल रहा है जी, वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। एक बात, विगत 2 वर्षों से 2 फसल 2020-21 और 21-22 से किसान को सरसों के मूल्य के लिए कभी एमएसपी पर उनको आधारित नहीं होना पड़ा, क्योंकि मार्केट में सरसों के का मूल्य जो है 70 और 80 रुपये प्रति केजी के बीच में है, जबकि एमएसपी जो है 4650 रुपया जो है सो गत वर्ष था और इस वर्ष जो है सो करीब 5000 रुपया के ऊपर है। तो अब ये 5000 रुपये से जब किसान को मंडी में ही उससे ज्यादा मूल्य मिल रहा है और किसान इसी से प्रोत्साहित हो करके विगत 2 वर्षों के मूल्य के आधार पर इस वर्ष जो है गेहूं के तमाम एरिया को रिप्लेस किए जी। एक दूसरा इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये एमएसपी है, यानी ये न्यूनतम है और इससे ज़्यादा जो हमारे किसानों को मिलता है बाज़ार में। और हमने देखा खास तौर से जो सरसों के बाज़ार की अगर बात की जाए किस तरह की स्थिति रही। यहाँ संदीप जी एक जानकारी आपसे भी हम लेना चाहेंगे, जो खासतौर से सरसों के किसान हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो आधा स्टॉक है वो बाज़ार में पहुँचा दिया और आधा स्टॉक अभी रखा हुआ है जिससे अच्छा भाव उनको मिले, और किसानों की उम्मीद ये है कि करीब 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक जो इसका भाव है शायद वो भी जा सकता है क्योंकि गुणवत्ता अच्छी है, पैदावार अच्छी मिली है उनको। करेक्ट, क्योंकि मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ जनरली कि होली के बाद से जो पीक शुरू होता है अराइवल्स, तो किसान जनरली क्या होता है, आज मार्च का महीने हो गया, अप्रैल मई तक वो होल्ड करेगा स्टॉक्स बेसिकली, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो शुरू होगा जून में। एंड अभी क्या गया कि बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, आजकल फार्मर्स के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फ्लो है, जो प्राइस किस प्राइस में मंडी में मिल रहा है, तो उसके वजह से भी होल्डिंग कैपेसिटी पिक सामने। मैं 2-3 साल से इतना जो ट्रैवल किया हूँ मैं देख रहा हूँ कि होल्डिंग किसान होल्ड करे, वो पल्सेस हो ऑयल सीड्स हो, काफी होल्डिंग कैपेसिटी हो गया है कि होल्ड करने से मार्केट बढ़ेगा, तो वो एक बड़ा फायदेमंद होता है किसान के लिए जो डिमांड सप्लाई। क्योंकि होता था पहले क्या होता था कि एक साथ 60-70% जो अराइवल हो जाता तो दाम गिर जाते थे,
एक साथ अगर एक मंडी में आ गया तो वो एक स्टैगर्ड वे में आ रहा है। तो लेकिन संदीप जी, हम मान सकते हैं जो किसान है उसको बाजार की समझ हो चली है, वो जानता है कि कैसे उसको बेहतर भाव मिल सकता है। एब्सोल्युटली, बाजार की समझ बहुत हो चुकी है। हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल है और इंफॉर्मेशन आप पता है सब जगह, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह इतना इंफॉर्मेशन मिल रहा है जी। तो उसके वजह से भी काफी जागरूक पड़ा है कि होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया है, और जब तक उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी टू होल्ड करा जाता है। मैं खुद मिला एक फार्मर से, इनका इंस्टीट्यूट, मास्टर इंस्टीट्यूट में भारत में, वो बोलता है नहीं मैं अभी पे हार्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं होली के बाद रोक के रखूंगा, क्योंकि 8-10 हजार मुझे मिलने वाला है, 8 से 9 हजार क्विंटल तक मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत देता है कि फार्मर्स बाजार के साथ थोड़ा सा इन टैंडम कर रहा है। ये नहीं कि 2 महीने में सारा ले आए प्रोडक्ट, जो पल्सेस में भी देखने को मिला था, सेम चीज इस बार देखने को मिला है। जो पहले हमने दलहन के क्षेत्र में देखा, वही स्थिति तिलहन के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। और स्मार्ट फार्मिंग की डॉक्टर श्रीवास्तव हम पहले बात करते थे, लेकिन अब स्मार्ट फार्मर है जो जानता है कि बेहतर भाव उसको अपनी फसल का कैसे मिल सकता है। और इसीलिए सरकार ने कोशिशें भी की कि जो पूरी प्रणाली है उसको पारदर्शी बनाया जाए, जो बिचौलिए हैं उनको खत्म किया जाए, एक किसान का सीधा संपर्क हो बाजार से, और वही अब स्थापित होता नजर आ रहा है। मैं इस संदर्भ में आपका बतलाना चाहता हूं जी कि भारत की जितनी भी मंडियां हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर दिया गया है जी, और उस पर एक ऐप डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जी, और वो ऐप अपने मोबाइल पर आप डाउनलोड कर लीजिए। भारत के किसी भी उसको ई मंडी के रूप में, ई-नाम के जरिए जुड़ सकते हैं, ई-नाम के रूप में, और आप किसी भी मंडी का भाव जो है सो घर बैठे बैठे जान सकते हैं। क्योंकि होल्डिंग बढ़ाएंगे, थोड़ी सी सीजन में प्राइस नीचे आती है, क्योंकि अराइवल जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण थोड़ा नीचे आता है। कि उस होल्डिंग को बढ़ाने के लिए जो मिनी स्टोरेज बिन्स हैं वो भी हम इस योजना के तहत किसानों को मुहैया करा रहे हैं। यानी भंडारण के लिए भी सुविधा दी जा रही है। जैसे भंडारण के दौरान जो क्षति फसलों का होता है 5% और 7% के आसपास, वो क्रॉप्स पर डिपेंड करता है कि उसकी जो है सो सेल्फ लाइफ कैसे रह सकती है। तो उसके लिए एक जो है सो एक मिनी स्टोरेज बिन्स का भी प्रावधान रखा गया है। प्राइस जो है एमएसपी से ऊपर है विगत 2 वर्षों से, तो किसान जो है सो इसके लिए काफी आगे आया है, और उसी का परिणाम है कि 2019-20 में 65 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके आज करीब 80 लाख हेक्टेयर में सरसों की अकेले खेती हो रही है जी। यानी सरसों की जो फसल है वो अकेले काफ़ी है। अगर हम बात करते हैं तिलहन क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है तो काफ़ी बड़ी भूमिका जो है इसकी नज़र आती है, और ये प्रमुख कारक भी रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर देखा जाए पहले कारक में हम देखते हैं जो हमारी प्रमुख तिलहनी फसलें हैं, यानी हम सरसों की बात करें, मूंगफली की बात की जाए या सूरजमुखी की हम बात करें। दूसरे कारक में हम देखते हैं खासतौर से जो इसके बाद आते हैं, यानी जैसे पाम ऑयल मिशन की अगर बात कर ली जाए, जैसा आपने कहा कि आने वाले सालों में इसका जो परिणाम है हमारे सामने होगा, और उसके साथ साथ जब हम आगे पहुंचते हैं तो जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं वो लगातार खुल रही हैं। पहले किसान को वक्त लग जाता था शायद 1 दिन या 2 दिन, लेकिन हम मान सकते हैं करीब 1 से 2 घंटे के दौरान वो प्रसंस्करण इकाई पे पहुंच सकता है, और जो तेल है उसको बाजार में भी पहुंचा सकता है। तो ये सारी जो सुविधाएं मिली हैं सरकार की वजह से, कोशिश यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो किसान है उसको उसकी आमदनी भी मिले और उपभोक्ताओं तक जो एक उत्पाद है हमारा वो पहुंचाया जा सके। मैं इसको बता दूं कि जो तिलहन की फसलें हैं उसकी एक सुंदरता है, तो उसकी अपनी एक सुंदरता है जी। केवल उससे हम तेल ही नहीं मिलता है, उसके जो है सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। आप सोयाबीन की बात करें, आप पनीर खाते हैं, दूध मिलता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है सो पूरे पनीर में, चूंकि वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन है जी, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है जितना आप जो है सो बर्ड्स पोल्ट्री वगैरह हेल्दी पोल्ट्री आपको मिलता है, वो सोयाबीन के बदौलत आपको मिलता है। कैटल्स का पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत बड़ा है, हम पूरे विश्व में जो है सो बड़े देशों के रूप में हम जाने जाते हैं बिल्कुल। और उनको जो फीड चाहिए वो केक्स जो है वो इसी से मिलता है। ऑयल केक्स जो हैं वो सारे उससे मिलते हैं। आप देखिए कि फिशरीज जो है उसमें मस्टर्ड के केक्स का इस्तेमाल होता है, जो पंजेंसी होता है उसके कारण जो है सो फिश के अंदर जो अच्छा फ्लेवर डेवलप करता है और एरोमा डेवलप करता है जी। तो सरसों अकेला जो है सो किसानों को अच्छा भाव दे रहा है, और तेल से तो मिल ही रहा है,
आप उसको बाई प्रोडक्ट से भी बहुत ज्यादा उनको मिल रहा है। तो मैंने चारों तरफ से किसानों को सरसों की तिलहन फसलों की खेती करने पे, चाहे आप तिलहन की कोई भी फसल ले लें, या तो उनका मेडिसिनल वैल्यू है, लिनसीड और सेसामम का ले लीजिए, या सनफ्लावर लीजिए, ये पॉलीसेचुरेटेड एकदम इक्वलेट है, इक्वल, इतना अच्छा बैलेंस है सनफ्लावर के अंदर में। तो सनफ्लावर की खेती कीजिए। सोयाबीन देखिए, सोयाबीन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप सोया केक खा रहे हैं, आप सोया मिल्क खा रहे हैं, सोया पनीर खा रहे हैं, बहुत सारे जो है सो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। सरसों में आ जाइए तो उसके केक जो है सो फिशरी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। यानी अब किसान समझ चुका है कि कैसे उसको ज्यादा फायदा मिल सकता है और उसके फायदे से कैसे जो कृषि में आत्मनिर्भरता की हम बात कहते हैं उसको भी सहारा मिल पाएगा। यहाँ संदीप जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो उत्पादन जब हम बढ़ाने की बात करते हैं, जिस तरीके से इस बार हम उत्पादन बढ़ा हुआ देख रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में भी आवश्यकता है कि वो क्षेत्र जहां पर किसान इस तरह की जो तिलहनी फसलें उनकी खेती नहीं करते, वहां भी थोड़ा सा जो विविधीकरण है फसलों का वो अगर बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे खाद्य तेलों की मांग है, जिसके चलते हम कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता आ सके, उसमें इजाफा हम ले सकेंगे? जी, क्योंकि जो क्रॉप डाइवर्सिटी पे हम लोग बात करते हैं, पंजाब एक, क्योंकि जब तक वो एमएसपी का, क्योंकि पंजाब के फार्मर सब राइस फीड का सिस्टम में मोस्टली होते हैं, तो उनका अगर ऑयल सीड करना है तो उनको भी, क्योंकि ऑयल सीड का डिमांड इतना है तो एमएसपी को ऊपर ही हमेशा मिलने वाला है। एक मार्केट एश्योरेंस देने की जरूरत है, और पर्टिकुलरली ईस्टर्न जोन में, मैं जो बोला था ईस्टर्न जोन में अभी भी होता है मास्टर क्रॉप, बट उसको व्यापक तरीके से करने की जरूरत है। मास्टर का बहुत प्रॉमिस है ईस्टर्न जोन में बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में काफी ज्यादा मास्टर होता है, तो उसको कैसे ईस्टर्न जोन में भी ले लिया जाए। बहुत सारा वैराइटल डेवलपमेंट भी आईसीआर की तरफ से हुआ है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और प्रोसेसिंग यूनिट जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलने की जरूरत है, क्योंकि एंटायर जो प्रोसेसिंग है वो प्राइवेट सेक्टर ही करता है। आपको एक जानकारी दे दूं, जो पाम ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वहां भी मलेशिया, इंडोनेशिया में लार्ज जो चंक है कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज है, जो वहाँ क्रूड ऑयल आके यहाँ प्रोसेस करता है। तो यहाँ भी वो प्रोसेसिंग वैल्यू से डेवलप होगा, क्योंकि होता है ना अपॉर्चुनिटी, जो चैलेंजेस आने से अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास है और अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है। जी बिल्कुल, और उन्हीं चुनौतियों के बारे में जी डॉक्टर के सिंह ने भी हमें यहाँ जानकारी दी थी कि किस तरह की चुनौतियां रही, लेकिन उनको पार करके भी हमारे ना सिर्फ जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, वो इसी मेहनत में लगे हुए हैं कि कैसे तिलहन के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो सकें। साथ ही यहाँ डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे भी हम जानना चाहेंगे और किस तरह का जो बदलाव है वो हम तिलहन क्षेत्र में आने वाले समय में देख पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि तिलहनी जो फसल है उसमें सरसों, सोयाबीन जी और ग्राउंडनट, 3 फसल में हमारा उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में, हर विगत वर्ष की तुलना में जब आप करेंगे, साल दर साल हम साल दर साल जिसको आप कह रहे हैं जी, अगर उसको देखेंगे तो इन 3 फसलों में उत्पादन जो है सो बढ़ रहा है। एरिया तो हम श्रिंक एरिया, हम तो रबर की तरह उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, एरिया में थोड़ा सा वृद्धि होता है। जैसे अभी सरसों का जो क्षेत्र है, रबी फसल जो है सो गेहूं और सरसों की मुख्य रबी सीजन में 2 फसलें आती हैं जी। तो आप अधिकांश राज्यों में देखेंगे कि गेहूं का एरिया जो है सो घटा है और सरसों का एरिया बढ़ा है जी। तो ये जो है सो एक दिखाई दे रहा है कि किसान किस तरह तिलहनी फसलों की तरफ आकर्षित हो रहा है जी। और किसान तभी आकर्षित होता है जब उसको उसका उचित मूल्य मिलता है और उचित लाभ भी मिलता है। तो अब एक फसल है जिसमें हम वर्ष 1993-94 के समय, जिस समय कहते हैं कि फर्स्ट येलो रिवॉल्यूशन हुआ था जी, तो उस समय जो है सो करीब हमारे पास 25 लाख हेक्टेयर के आसपास सनफ्लावर की खेती होती थी जी। बट उस समय जो बीमारियों के कारण और जो पक्षियों का प्रकोप, उनका बर्ड जो होता है ना, बर्ड हेड जो होता है सनफ्लावर का, वो काफ़ी बड़ा होता है, तो पक्षी उस पर बैठने में उनको आसानी होती है और वो पिक कर लेते हैं। तो उस समय बहुत अच्छे किस्म के वेराइटीज़ भी उपलब्ध उतने थे, बट उस वैरायटी में सीड सेटिंग का एक प्रॉब्लम क्लाइमेट के कारण बहुत ज़्यादा आया था। उस समय से धीरे धीरे जो है सो सनफ्लावर का एरिया जो है आज घट करके करीब जो है सो काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन आने वाले तो समय में हम मान सकते हैं, अब हम लोग चूंकि ये क्राइसिस आया है तो हम उसको भी सनफ्लावर का भी एड्रेस करने जा रहे हैं और शीघ्र ही उस पर एक सॉलिड जो है सो सरकार जो है सो एक योजना
लेकर सामने में आएगी और किसान उसका पूरा लाभ उठाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लाभ जो है वो मिल सकेगा, और सबसे बड़ा लाभ यही कि तिलहन क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है वो आ सकेगी। ना सिर्फ इस तरह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि एक और योजना जो है वो आएगी जिसके जरिए कोशिश यही की जा रही है कि तिलहन क्षेत्र की आत्मनिर्भरता जो है वो जल्द से जल्द आ सके। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संदीप दास जी और साथ ही डॉक्टर के सिंह जी भी जुड़े। आप दोनों ने भी बताया कि कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से तिलहन क्षेत्र की जब बात की जाती है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आज आपने जाना किस तरीके से तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और वो प्रयास जो हैं हम मान सकते हैं काफ़ी सकारात्मक हैं, क्योंकि उनके परिणाम अब हमारे सामने आ रहे हैं। चुनौती ज़रूर रहती है कि जो जोत है वो छोटी होती जा रही है, लेकिन वहाँ पर कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, और उसमें लगातार हम सफल हो रहे हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि बहुत जल्द जो सफलता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और तिलहन क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। आपको बता दें आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां ये सारी जानकारी कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।